चलो बुआ ध्यान दो, चलो ए बउआ ध्यान दो। चलिए जानेंगे, क्वेश्चन है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? किरण पुंज तो समझ चुके हैं, क्या होता है किरण पुंज? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो आप जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, और अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। ठीक है, किसके किसके बारे में जानेंगे? अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये तीनों किरण पुंज के बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे अपसारी किरण पुंज। किसके बारे में? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकला, मान लीजिए यहां से निकला और निकल के क्या हो गया? छितरा गया। निकल के क्या हुआ? छितरा गया या फैल गया, तो इसी क्या कहेंगे? अपसारी किरण। यानी एक बिंदु से किरण निकला और निकल के क्या हो गया? फैल गया। फैल गया तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो देखो लिखा है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यहाँ से सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से निकलेगा, निकल के सभी दिशाओं में क्या होगा? फैल जाएगा। सभी दिशा में इधरों फैल जाएगा, इधरों फैल जाएगा, सब दिशा में फैल जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलेगा, किसी एक बिंदु से किरण पुंज निकलेगी और सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत अपसारी किरण पुंज में? यहाँ आता, याद रखिएगा, अपसारी एकदम भुलाइएगा नहीं। अपसारी में दिमाग में रखिएगा कि अपसारी में छितरा जाता है। अपसारी में क्या होता है? छितरा जाता है, यानी फैल जाता है प्रकाश। अपसारी में क्या होता है? प्रकाश फैल, यानी एक बिंदु से निकलेगा और सभी दिशाओं में क्या होगा? फैल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, किसी एक बिंदु स्रोत से किरणें निकलेगी और सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, यानी छितरा जाएगी या बिखर जाएगी, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत अपसारी किरण पुंज में? समझे मन नहीं? सबको समझ गए? अब जानेंगे समांतर किरण पुंज। क्या जानेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या जानेंगे बउआ? समांतर किरण पुंज। जिस समांतर की सभी किरणें समांतर होती है, यानी बोला कि सभी किरणें क्या होगा? समांतर। ऐसा सभी किरणें क्या होगी? समांतर। समांतर किसको कहते हैं? जो एक दूसरे को कभी भी छुएगा नहीं, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा, ना काटेगा, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे रेल के पटरी देखे हैं, क्या है? समांतर किरण पुंज है। तो इसे देखिए, किरण है, समांतर जा रहा है कि नहीं? कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं या टच नहीं करेगा, तो इसी क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो ही पर समांतर, जिस प्रकाश की सभी किरणें क्या हो? समांतर। सभी किरण क्या हो? समांतर हो। समांतर का मतलब कि एक दूसरे को किरण कभी भी टच नहीं करेगा, जाते जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण। समांतर किरण पुंज कैसे कहेंगे? जिसके सभी किरणें क्या होगी? समांतर होगी, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत? दोनों में की दिक्कत? इंपॉर्टेंट है अपसारी और अभिसारी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपसारी में कोई दिक्कत नहीं ना है। किरणें किसी एक बिंदु से निकलेगी और सभी दिशाओं में फैल जाएगी, तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण। समांतर किरण पुंज में क्या बोले कि सभी किरणें क्या होगी? समांतर होगी, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अब जानेंगे अभिसारी। अभिसारी थोड़ा सा ऊपर करिए बुआ। चलिए अब जानेंगे अभिसारी। क्या जानेंगे? अभिसारी किरण पुंज।
क्या जानेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ अपसारी में क्या हो रहा था कि एक बिंदु से निकल रहा था, सभी दिशा में क्या हो रहा था? फैल जा रहा था। लेकिन अभिसारी में क्या होगा? अलग अलग बिंदु से आएगा और एक जगह पर क्या हो गया? जमा हो जाएगा। अलग अलग से किरणें आएगा और एक बिंदु पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। सभी किरणें आएगी और एक बिंदु पे क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, जमा हो जाएगी, तो इसी क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ध्यान रखना है कि अपसारी और अभिसारी में ध्यान रखना। अपसारी में सभी किरणें एक जगह से छितरा जाती है, यानी फैल जाती है। अपसारी में सभी किरणें आके एक जगह मिल जाती है। यदि छितरा रहा है किरण तो अपसारी, यदि किरण आके एक जगह जमा हो रहा है तो अभिसारी। एकदम याद रखिएगा, ठीक है? काहे कि याद रखिए, काहे कि आएगा अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? अभिसारी दर्पण किस, तब ना पता करिएगा ना। जिसमें छितरा रहा है तो अपसारी, छितरा रहा है तो अपसारी, और जमा हो रहा है तो अभिसारी। भुलाइएगा ना? अरे भुलाइएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तीनों में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। चलो दूसरा क्वेश्चन आइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या बताना है? अंतर बताना है। किसके किसके बीच में अंतर बताना है? अवतल दर्पण और उत्तल। कोई भी पहले हो सकता है, उत्तल पहले लिखिए, अवतल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, पहले तो जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे लिख ले बकलौल साहब से नहीं लिखना है। यहाँ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे? निम्नलिखित अंतर है। पहला, एक साइड लिखेंगे अवतल दर्पण, एक साइड लिखेंगे उत्तल। जैसा दिख रहा ना, ऐसे ही देना है जवाब। एक साइड लिखना है अवतल दर्पण, एक साइड लिखना है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह क्या होता है? अवतल ही है, गलत लिखे। हम लोग क्या पढ़े हैं? इसको गोल नहीं मारो। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह कैसा रहता है? धंसा। अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह कैसा रहता है? धंसा। ऐसे रहता है ना अवतल दर्पण? ये अवतल दर्पण है ना, इसका प्रवर्तक सतह देखो धसल है। अरे धसल है तो अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह धसल रहता है, और उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। देखिए इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, दिख रहा है? इसमें लिखेंगे अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह, उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह, उत्तल लिखा है, उभरा हुआ लिखिएगा, उभरा, उभरा हुआ होता है लिखिएगा, उभरा हुआ होता है, लिख लीजिएगा ना। अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह लिखेंगे अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण के प्रवर्तक सतह उभरा हुआ। दिक्कत है? एगो के धंसल है, एगो के उभरल है। प्रवर्तक सतह में जन्ने सब चेहरा देखिएगा, एक देखिएगा जन्ने चेहरा धंसल जैसन रहेगा, गहरा जैसन रहेगा, इसका उठल जैसन रहे। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, ये तो पहला ना हुआ, इसका भी पहला हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा? ये क्या इधर वाला लिखो, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का लिखेंगे अवतल दर्पण के उभरा हुआ भाग में कलाई किया हुआ रहता है, लिखेंगे अवतल दर्पण के उभरा हुआ भाग में क्या किया रहता है? कलाई किया रहता है। उत्तल दर्पण के दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा ना, समझ रहे हैं कैसे कैसे लिखे?
पहला पॉइंट में लिखे कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धंसल रहता है, उत्तल दर्पण में लिखे कि परावर्तक सतह उभरा रहता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका उभरा हुआ भाग में कलई किया हुआ रहता है, इसका धंसा हुआ भाग में कलई किया रहता है। तो दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत? चलिए आगे। भारत सोती में का है जी। तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी, आभासी का और एक नाम काल्पनिक। यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब यानी काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बोलेंगे अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी, आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक। यानी भैया अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक। ठीक है, बाद में सुंदरता पर ध्यान देना। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? तो तीनों पॉइंट में, तीनों पॉइंट में किसको दिक्कत? पहला पॉइंट क्या बोले, बोलो तो? समझती है तू लोग? अरे यार अपना गलती करे दांत दिखा रही है, हम वो कर रहे हैं। क्या समझ खड़ा होकर बता तो। और आगे दूसरा पॉइंट, पढ़ाई क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, बैठो। जब पढ़ाया जाता है तो समझने की कोशिश करिए, रट के नहीं। लिखा हो क्या, हम लिखने वाला पर हमेशा आपको ध्यान देने के बोलते हैं। आप यदि समझ जाए तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में पहला पॉइंट क्या बोले? किसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में क्या लिखे? परावर्तक सतह। दूसरा पॉइंट में अवतल दर्पण में क्या लिखे? उभरा हुआ भाग में कलाई किया रहता है। अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग पर कलाई किया रहता है और उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग पर कलाई। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दिक्कत आइए चौथा पॉइंट में, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। याद रखिएगा इसको, अभिसारी। अभी पढ़ा है ना अभिसारी, इनमें किरण जमा होगा, छितराएगा। हाँ, तो अवतल दर्पण में किरण एक जगह आता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण का कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अपसारी, इसमें छितराएगा, इसमें जमा होगा। तो इसमें जमा होता है इसलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसमें छितराता है इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं ना। बुलाइएगा आगे। फिफ्थ पॉइंट, अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होता है। यानी जो अवतल दर्पण होता है कम क्षेत्र को देख पाएगा, ज्यादा क्षेत्र को नहीं देख। इसलिए लिखा कि अवतल दर्पण के दृश्य क्षेत्रफल क्या होता है? कम। दृश्य, इसको अपेक्षा मारो गोली। ठीक है, क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। दृश्य क्षेत्रफल मतलब कम एरिया को देख पाएगा, ज्यादा एरिया को नहीं। इतना को है ना लगाइएगा तो छितरा देगा, छोटा ही चीज को और क्या कर देगा? छितरा के बड़ा दिखाने लगेगा। तो इसका दृश्य क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। इसका दृश्य क्षेत्रफल अधिक मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, बुलाइएगा। इसका दृश्य क्षेत्रफल कम होता है, इसका दृश्य क्षेत्रफल। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है, 6 नंबर। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। बकलोल, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक। यही लिखना है। बोलिए 6 गो पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है। और आपको जोड़ना है तो उपयोग लिख सकते हैं
कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, सौर कुकर में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं। ठीक है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, कहा? गाड़ी के साइड मिरर। ठीक है, तो इतना पॉइंट लिख लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ना। चलिए, यस यस।